वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन दिया था दो संख्याओं के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य में 5 और 3 का अनुपात हो तो सिद्ध करें कि उन संख्याओं का अनुपात 9:1 होगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आई होप आप सॉल्व कर चुके होंगे और देखिए आप किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर पे हमने बताया भी था इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर मान लेंगे, माना दो संख्याएं ए और बी हैं, माना कि दो संख्याएं ए तथा बी हैं, तो इनके गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य क्या होंगे। यह गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात दिया हुआ है 5:3 का। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं A/G = 5/3। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी, यह चूंकि A समांतर माध्य है तो A + B/2 लिख सकते हैं, और G गुणोत्तर माध्य है तो √A भी लिख सकते हैं = 5/3। ये A + B/2 √AB यह हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पर आप क्या करें, कंपोनेंटो डिविडेंडो जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगवाया है उसी को लगा दें, तो क्या हो जाएगा A + B + √2√AB अपॉन A + B - 2√AB, और क्या हो जाएगा 5 + 3 अपॉन 5 - 3। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। दोनों तरफ ऊपर प्लस कर दिया और नीचे उसी का माइनस कर दिया, इनका रेशियो भी बराबर होगा। यह हो जाएंगे √A का होल स्क्वायर प्लस √B का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √A इंटू √B अपॉन √A का होल स्क्वायर प्लस √B का होल स्क्वायर माइनस 2 √A√B, और इक्वल टू हो जाएगा 8/2। 8/2 हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ पर √A प्लस √B का होल स्क्वायर अपॉन √A माइनस √B का होल स्क्वायर, यह 2 से काट देंगे 4/1, यहाँ पर 4/1 हो जाएगा। अब जो है यह दोनों तरफ का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये क्या हो जाएगा, √A प्लस √B अपॉन √A माइनस √B इक्वल टू 2/1, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी कि स्क्वायर रूट आप करेंगे 2 होगा और 1 का 1 ही होगा। तो अब यहाँ पर पुनः कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो A + B √A प्लस √B प्लस √A माइनस √B अपॉन √A प्लस √B माइनस √A माइनस प्लस √B, √A माइनस प्लस √B, ये हो जाएगा 2 + 1/2 - 1, 2 + 1/2 - 1। यहाँ पर ये जो है √B और √B से कैंसिल आउट हो जाएगा, √A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2√A अपॉन प्लस √B प्लस √B 2√B इक्वल टू 3/1, ये हो जाएगा। आप देखें इस तरह से, ये √A प्लस √A 2√A एंड √B प्लस √B 2√B,
ये हो जाएगा तो रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल टू 3/1। दोनों पक्षों का वर्क करने पर आपको ए और बी मिल जाएगा। दोनों पक्षों का वर्क करने पर ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए अपॉन बी, और 3 का वर्क करेंगे आप 9/1 हो जाएगा। 3/1 का वर्क क्या होगा, 9/1। तो a is to b इक्वल टू 9:1, यह प्रूव हो गया। यह सिद्ध करने को दिया है, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आई होप इसमें आपको सब लोग इसी तरह से लगाए हों, क्योंकि इस तरह से बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी को वीडियो उपलब्ध हो सके और सभी लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। सभी जीपी के ये जो क्वेश्चंस हैं, जो कि काफी अच्छे एप्लीकेशंस हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। Now next question is संख्याएं x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। क्वेश्चन, x संख्याएं x y z गुणोत्तर श्रेणी में है तथा x y प्लस 1 और z समांतर श्रेणी में है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14 हो तो x y z का मान बताएं। तो x y z का मान बताएं। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर x y z गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आप लिखेंगे सिंस x y तथा z गुणोत्तर श्रेणी में है, अतः या देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई अपॉन एक्स, आप लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई, ये लिख सकते हैं। y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स जेड, ये इक्वेशन 1। ठीक है, ये अगर गुणोत्तर श्रेणी में है। अब x y z समांतर श्रेणी में x प्लस वाई प्लस जेड, सिंस यहां लिखें x y प्लस 1 z समांतर श्रेणी में हो, ये समांतर श्रेणी में है, तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 2 टाइम्स y प्लस 1, मिडिल टर्म का ट्वाइस टाइम्स यह क्या होगा, x प्लस जेड के बराबर होगा। ठीक, यह आप सेकेंड इक्वेशन ले लें। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भी, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14, ये थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहां पर इन तीनों इक्वेशन से आपको x y z की वैल्यू निकालनी है, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो इन्हीं तीनों इक्वेशन से आपको निकालना है, तो क्या करेंगे हम, आप देखो y प्लस 1 एक्स प्लस जेड के बराबर है, यानी कि 2 टाइम्स वाई प्लस 1, तो x प्लस जेड की वैल्यू यहां से उठाकर हम रख देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करें, समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह सलूशन क्या करें, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, ये आप देखिए x प्लस जेड, यहां पर भी है x प्लस जेड, तो यहां पर क्या कर लीजिए, y प्लस एक्स प्लस जेड, एक बार ये पास कर लीजिए, और यहाँ x प्लस जेड की जगह पर 2y प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि y प्लस 2 टाइम्स y प्लस 1, ये किसके बराबर है, 14 के बराबर। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा क्या, y प्लस 2 टाइम्स y प्लस 2 इक्वल टू 14, यानी कि 3y इक्वल टू, आप 2 को उधर ले जाएंगे तो 14 माइनस 2 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/3 यानी कि 4, y इक्वल टू 4, y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, यहां से आपको 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। तो y का मान पहले समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यानी कि x प्लस जेड जो है क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 4 प्लस 1 5, यानी 2 टाइम्स 5, यानी कि 10 हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 10, यह है नया इक्वेशन बन गया आपके लिए, और ये इक्वेशन 4 हो गया। अब जो है y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो y स्क्वायर के जगह पर आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, यानी कि एक्स जेड इक्वल टू जो है यह हो गया 16, तो यहां से z की वैल्यू निकाल लीजिए 16/x, यह z का मान समीकरण नंबर 4 में रखते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या लिखेंगे, z का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर समीकरण नंबर 4 में जब रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस जेड के जगह पर 16/x इक्वल टू 10, यहाँ 10 है तो 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 10, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 10x, और 10x को आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0, 8 2 जा 16, और 10 की जगह 8 प्लस 2 लिख देंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 + 2x + 16 = 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x + 16 = 0। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम यहाँ कर देते हैं, इस लाइन को हम इरेज कर देते हैं, और आई होप आप लिख चुके होंगे। तो यहाँ से आगे का कैलकुलेशन करके हम y और z, x और z की वैल्यू निकाल लेते हैं, जबकि y आपको मिला है 4। तो आप देखें वहां से x कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 8, और यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो भी जो है आपको मिलेगा x - 8, क्योंकि 16 है तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 कॉमन हो जाएगा तो 8 हो जाएगा = 0, यहाँ -2 है। अब x - 8 कॉमन होगा तो यह x - 8 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x पहले जगह और दूसरे पर 2 = 0, यानी कि x - 8 = 0 और x - 2 = 0। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाएगा, जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या तो सेकंड, या तो दोनों 0 होंगे, तो बीच में r लिख दिया जाता है। x = क्या हो जाएगा 8 और x = 2। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो x की वैल्यू या तो 8 आएगी या तो 2 आएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू 8 आ रही है, 2 आ रही है, तो z की वैल्यू क्या आएगा, आप जानते हो, यदि x = 8 है तो, या x = 8 हो तो, अगर x = 8 हो तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/8, क्योंकि z = 16/x है, 16/8 ये 2 हो जाएगा। इस स्थिति में अगर x की वैल्यू 8 होती है तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यदि x की वैल्यू 2 हो तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/2 8। ठीक है, अतः जो आंसर आएगा आपका वो दो तरह से आएगा, x = 8, y = 4 एंड z = 2, अगर x = 8 है, या आप ऐसे कह सकते हो कि x = क्या हो 2, तो y = 4, क्योंकि y की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों को जो है जब हम 8 और 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, वो 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, तो x = 2, y = 4 और z = 8, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इसके बाद इसका जो है अंतिम क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी के किसी 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया हुआ है तथा उनके गुणनफल दिए हुए हैं, तो 2 संख्याएं बताएं। यह क्वेश्चन आप लगाएं, और इसके साथ साथ यह जो है गुणोत्तर श्रेणी के लगभग सभी क्वेश्चंस, जो सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और नेक्स्ट टर्म पर आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसे हम जो है सारणिक या डिटरमिनेंट कहते हैं, तो उसे हम लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है वो, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन जो दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी का, वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, गुणोत्तर श्रेणी के किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 42 है,
तथा गुणनफल 512 है। पाँच सौ 12 है तो संख्याएं बताएं। तो आपको संख्याएं बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन से पहले ये बता देते हैं कि कैसे क्रमागत संख्याओं को गुणोत्तर श्रेणी में माना जाता है। तो अगर तीन संख्याओं की क्रमागत संख्याएं हैं तो आप ध्यान दीजिए, पहले इसे समझ लीजिए। अगर तीन क्रमागत संख्याएं हैं गुणोत्तर श्रेणी में, उसको क्या मानेंगे? तीन क्रमागत संख्याओं के लिए a अपॉन r, a और a r यह मानेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए रेशियो जो है r का चल रहा है और इसके साथ साथ जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो r कट जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरह से ये तीन क्रमागत संख्याओं का दिया है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन चार क्रमागत संख्याओं का दे दिया गया, तो चार क्रमागत संख्याओं को कैसे मानेंगे आप? चार क्रमागत संख्याएं, ठीक है, चार क्रमागत संख्याएं जो हैं वह a अपॉन r क्यूब, इसमें आर स्क्वायर का रेशियो लेकर चलिएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का, ठीक है, या आर स्क्वायर का रेशियो लेकर चलिए। ठीक है, तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। यह देखिए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाइए, अगला पद मिलता जाएगा। यह चार क्रमागत संख्याओं का है। इसी तरह से अगर पांच क्रमागत संख्याओं का रेशियो पूछ लिया या नंबर कर दिया आपको निकालने के लिए, तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, इसमें भी आर ही का रेशियो लेकर चलेंगे। जो संख्याएं जैसे विषम संख्याएं हैं, 3 है, 5 है, उसमें आर का रेशियो लेकर चलेंगे, और जो 4 है, 6 है, उसमें आर स्क्वायर का रेशियो लेकर चलेंगे और यह संख्या मानेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे तो आर से आर क्यूब और आर से आर कट जाएगा, इसी तरह से यहाँ आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट वाले में डायरेक्ट ए की वैल्यू आपको मिल जाती है। ये सुविधा हो जाता है। तो इस तरह से ही आप मान कर चलेंगे। तो चलिए, इसमें तीन क्रमागत संख्याओं का दिया है, तो तीन क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे? ए अपॉन आर, ए और ए आर। माना कि गुणोत्तर श्रेणी के तीन क्रमागत संख्याएं ए अपॉन आर, ए तथा ए आर है। ठीक है, तो इनका योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए अपॉन आर प्लस ए आर, ये दिया हुआ है 42। ठीक है, तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 42। यह इक्वेशन मान लेंगे और इन्हीं का गुणनफल दिया हुआ 512। तो गुणनफल जो होगा ए अपॉन आर इंटू ए आर, ये है 512। तो आप जरा ध्यान दें कि आर से ये आर कट जाएगा, इसीलिए ऐसा माना गया है। यहाँ a इंटू ए क्यूब होगा और ए क्यूब इक्वल टू 512 है। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाए? 512 8 का होल क्यूब होता है। क्या होता है? 8 का होल क्यूब। दोनों तरफ घनमूल ले लीजिए, यानी कि क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू, देयरफॉर a इक्वल टू 8, ये वैल्यू a की हो जाएगी। ठीक,
अब a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 8/r प्लस 8 इंटू आर यही होगा, और यह 42 के बराबर होगा। 8/r प्लस 8r यह 42 के बराबर होगा। अब आप क्या करेंगे, 8/r प्लस 8r इक्वल टू 42 माइनस 8, 42 उधर ले जाए, 42 माइनस 8 उधर चला गया 42 के तरफ, तो इधर से उधर गया तो प्लस का माइनस हो गया। और यहां पर आप एलसीएम ले लें r का, तो 8 इंटू 8r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 42 में से घटा 34 आ जाएगा। 42 माइनस 8 34। अब जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 8r स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 34r। अब 34 को ट्रांसपोज कर लीजिए इस साइड, तो माइनस में आ जाएगा, और सीक्वेंस में लिख लीजिए 8r स्क्वायर माइनस 34r प्लस 8 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघाती समीकरण हो गया। अब इसमें r की वैल्यू आपको निकालनी है। आप ध्यान दें कि 8 8 या 64 होता है, और 64 को अगर ब्रेक करेंगे तो 32 इंटू 2 भी 64 होता है। 32 प्लस 2 लेने पर 34 आ जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8r स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 32 प्लस 2r प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि 8r स्क्वायर माइनस 32r माइनस 2r प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां पर 8r आपका कॉमन हो जाएगा, r माइनस 4 और माइनस 2r माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यह जो है यहां पर आएगा 0। तो r माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, 8 माइनस 8r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करेंगे, r माइनस 4 इक्वल टू 0 और 8r माइनस 2 इक्वल टू 0 ये लिख लेंगे। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और 8r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 2/8। 2 से 8 को काट दीजिए, 4 हो जाएगा, यानी कि r का मान 4 और r का मान 1/4 इस तरह से आ जाएगा। तो आप देखिए a की वैल्यू आ चुकी है 8 है, r की वैल्यू आ चुकी है। अब हम संख्याएं निकालेंगे। तो 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, एक तो a/r होगा। ठीक है, इन 3 क्रमागत संख्याओं में पहली बात 2 तरह से r आया है, रेशियो 2 तरह के, एक तो 4 है और एक 1/4 है, तो दोनों की अलग अलग संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यदि a इक्वल टू 4 r इक्वल टू 4, तो a/r क्या होगा 4/4, ये हो जाएगा 1। ठीक, a क्या होगा 4 और ar क्या होगा, अच्छा 8, a इक्वल टू 8 है, यहाँ 8 है तो 8/4 होगा, 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 8 है, a इक्वल टू 8 है और ar 8 इंटू 4 ये हो जाएगा 32। तो एक आंसर आपका आया 2, 8 और 32। ठीक है, एक आंसर आपका आ गया 2, 8 एंड 32। यदि जो है यही संख्या, यदि a इक्वल टू क्या हो जाए 8
और आर इक्वल टू क्या हो 1/4, क्योंकि 1/4 भी आया आर की वैल्यू तो उससे भी निकालना है। तो ए अपॉन आर जो आप माने थे वह क्या हो जाएगा 8/1/4, जो कि 8 इंटू 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये होगा 32, और ए इक्वल टू 8 और ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/4, इसका यानी कि वैल्यू आर की 1/4 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनके दो तरह के आंसर आएंगे, और यह जीपी में हमेशा दो तरह के आंसर आते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला है 2, 8 और 42, या और लिख सकते हो। दूसरा होगा यहाँ पर जो हमने निकाला है 32, 8 एंड 2। तो इसी तरह से देखिए 2, 8 और 32 और 32, 8 और 2, इस तरह के दो आंसर आएंगे, क्योंकि जीपी में ये नहीं बता रहा है कि सीक्वेंस क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, उन क्रमागत संख्याओं का डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आप दोनों ऑर्डर निकाल लोगे और जो कंडीशन में फिट बैठेगा वहां पर वही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों आंसर आपके सही हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। इनके सभी लेक्चर नोट्स जो है लेक्चर्स वह प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से पूरा देखिए और कंटिन्यू कीजिए इसको और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और इनके जो लेक्चर नोट हैं वो आपको टेलीग्राम पर जो है डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लें और आप पढ़ें। आज इतना ही, धन्यवाद।